गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम आज पढ़ने वाले हैं नर्न्स इक्वेशन के बारे में। पिछली क्लासेस में हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल और कंडक्टेंस यानी चालकता के बारे में पढ़ा है। तो इसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आज हम पढ़ने वाले हैं नर्न्स इक्वेशन। ठीक है, नर्न्स इक्वेशन है क्या? नर्न्स इक्वेशन किसी भी सेल के ईएमएफ यानी उसके पोटेंशियल और उसकी कंसंट्रेशन के बीच में रिलेशनशिप को शो करता है। तो क्या है नर्न्स इक्वेशन और किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, नर्न्स के हिसाब से जो डेल्टा जी है दैट इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। ये आपने 11th क्लास में इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में और थर्मोडायनामिक्स में भी पढ़ा है। यहां पर जो डेल्टा जी है इसको फ्री एनर्जी चेंज यानी आप मुक्त ऊर्जा में जो परिवर्तन हुआ वो डेल्टा जी को रिप्रेजेंट करता है। वहीं डेल्टा जी नॉट की अगर हम बात करें तो ये स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज को दिखाता है। इट इज स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, जिसको हम मानक मुक्त ऊर्जा भी कहते हैं। स्टैंडर्ड का मतलब हुआ कोई भी पैरामीटर, कोई भी एनर्जी, चाहे वो एंथैल्पी है, इंटरनल एनर्जी है, एंट्रोपी है या फ्री एनर्जी है, अगर आप उसको 298 केल्विन टेम्परेचर 1 एटीएम प्रेशर पे मापते हैं या उसको मेजर करते हैं तो उसको स्टैंडर्ड कहा जाता है। तो डेल्टा जी नॉट यहां पर स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज है। आर यहां पर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है जो केल्विन स्केल में होगा और जो Q है वो रिएक्शन कोशेंट होता है। इसको हम कहेंगे रिएक्शन कोशेंट। तो Q बेसिकली है क्या या रिएक्शन कोशेंट क्या है? किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप प्रोडक्ट की सांद्रता और अभिकारक की सांद्रता का अनुपात निकालें या रेशो निकालते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? रिएक्शन कोशेंट कहेंगे। तो रिएक्शन कोशेंट क्या हुआ? Q इज इक्वल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी उत्पाद की मोलर सांद्रता अपॉन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो नर्न्स के हिसाब से डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट को हम इस तरीके से कोरिलेट कर सकते हैं। हमने पहली कक्षाओं में यह भी पढ़ा है कि जो माइनस डेल्टा जी है यह एन एफ ई सेल के बराबर होती है। इसी प्रकार से अगर डेल्टा जी नॉट की बात की जाए तो ये एन एफ ई नॉट सेल के बराबर होगी। यहां पर डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट को हम पढ़ चुके हैं। एन किसी भी अभिक्रिया, मेनली कौन सी अभिक्रिया? जो रिडॉक्स अभिक्रियाएं होती हैं जिनकी वजह से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, उन अभिक्रियाओं में जो भी इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ उसको प्रदर्शित करता है। तो एन यहां पर इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्वमेंट को दिखाता है। एफ यहां पर फैराडेज कांस्टेंट है। इसको हमने इलेक्ट्रोलिसिस में पढ़ा है कि जो 1F की वैल्यू है यह 96500 कूलम के बराबर होती है और यह 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश को प्रदर्शित करता है। सो दिस इज द चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन।
तो ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज को प्रदर्शित करेगा। अगर हम यहां पर ई सेल और ई नॉट सेल की बात करें तो ई सेल यहां पर EMF है, जिसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हुआ। और अगर ई नॉट सेल की बात की जाए तो जो ई नॉट सेल है यह है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, यह है मानक सेल विभव है, जिसके लिए हम कैथोड माइनस एनोड को यूज कर सकते हैं या राइट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड को भी यूज कर सकते हैं। देखिए ई सेल और ई नॉट सेल में डिफरेंस क्या है। ईएमएफ या ई सेल वह विभव होता है जब कोई भी विद्युत धारा सेल में प्रवाहित नहीं की जाएगी, तो यह किसी भी सेल के मैक्सिमम विभवांतर को दिखाता है या उसके मैक्सिमम पोटेंशियल को इंडिकेट करता है। जबकि अगर हम ई नॉट सेल की बात करें तो दो इलेक्ट्रोड के बीच में जो सेल पोटेंशियल का डिफरेंस है उसके लिए हम ई नॉट सेल को दिखाते हैं। तो दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आया। ई सेल मैक्सिमम पोटेंशियल हुआ, ई नॉट सेल उससे थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन ये हम तब फाइंड आउट करेंगे जब उस सेल में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। यहां पर विद्युत धारा का प्रवाह रोका जाता है। तो अगर मैं यहां पर इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लूं, ठीक है, और इन दोनों से मैं यहां पर डेल्टा जी की वैल्यू को रखूं, तब देखिए किस तरीके से वैल्यू यहां पे आएगी। तो मैं यहां पर डेल्टा जी की जगह माइनस NF ई सेल रख सकता हूं और यहां पर माइनस NF ई नॉट सेल रख सकता हूं, प्लस RT ln Q। तो इसको हम लिख सकते हैं यहां पर ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF ln Q। या अगर हम इसे log बेस 10 में लिखेंगे तो हमारे पास में ई सेल की वैल्यू आएगी ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log Q। तो ये इक्वेशन जो मुझे मिली, इसी इक्वेशन को हम नर्न्स इक्वेशन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड द नर्न्स इक्वेशन। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से नर्न्स इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल अप्रोच में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस नर्न्स इक्वेशन को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं और इसके क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं, इसको देख लेते हैं। देखिए R की वैल्यू मुझे पता है, गैस कांस्टेंट है, T यहाँ पर टेम्परेचर है। तो अगर मैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर की बात करूं और यहाँ पर इन सब वैल्यू को रख दूं, तो यहाँ पर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा और कंसाइज कर सकता हूं। तो ये हो जाएगा E सेल इज इक्वल टू E cell is equal to E naught cell minus 0.0591 upon N log Q। अब यहां पर अगर हम Q की वैल्यू को फाइंड आउट करें तो Q है मेरे पास में यहां पर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। यानी अगर हम कोई इक्वेशन यहां पे लिखते हैं, मेरे पास एक मेटल M है जो सॉलिड फॉर्म में है और ये यहां से M N प्लस में
ऑक्सीडाइज होगा बाय लूजिंग n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये एक हाफ सेल है। हाफ सेल क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन को दर्शाया गया है, यहां पर रिडक्शन नहीं है। तो अगर इस इक्वेशन के लिए या इस समीकरण के लिए अगर हमें नर्स इक्वेशन लिखनी है तो उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? तो यहां पर ई सेल की वैल्यू हो जाएगी ई नॉट, कौन सा? m से mn प्लस का। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीडेशन अभिक्रिया है, तो हम यहां पर ऑक्सीडेशन का ई नॉट लेंगे माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग राइट हैंड साइड में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ mn प्लस अपॉन लेफ्ट हैंड साइड m सॉलिड। और हमें पता है कि m सॉलिड इट टेंड्स टू यूनिटी, इसको मैं 1 मान सकता हूं। तो यहां पर मुझे ई सेल की वैल्यू मिलेगी ई नॉट m टू mn प्लस माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग mn प्लस, क्योंकि वो 1 है और हमने पढ़ा है लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग अगर कोई भी सॉलिड या प्योर लिक्विड फेज में होता है तो वो उसके लिए हम जो एक्टिव मास है यानी जो सक्रिय द्रव्यमान है उसको यूनिटी मानते हैं, उसको 1 माना जाता है। अब यहां पर ये तो हमने निकाला इसके लिए ऑक्सीडेशन, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है। यहां पर हमसे ग्राफिकल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ग्राफिकल क्वेश्चन क्या है? ग्राफिकल क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि सपोज अगर मैं ई सेल और लॉग mn प्लस में प्लॉट करूं तो मुझे यहां पर जो ग्राफ मिलेगा वो ग्राफ किस तरीके का होगा? तो हम यहां पर ई सेल और लॉग mn प्लस में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। इसका मतलब जो स्लोप वैल्यू मुझे मिलने वाली है वो इसके बराबर होगी जो नेगेटिव स्लोप के बराबर आएगी। तो यहां पर मुझे इस तरह का प्लॉट मिलेगा जहां पर जो स्लोप है वो नेगेटिव आएगा और उसकी वैल्यू 0.59 अपॉन n के बराबर होगी। और अगर हम इसका इंटरसेप्ट वैल्यू निकालते हैं तो इंटरसेप्ट वैल्यू के लिए मैं से ई नॉट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकता हूं। तो यहां पर इस प्रकार से इन दो के बीच में प्लॉट करके भी हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहां पर n की वैल्यू कितनी है। तो किसी एक रिएक्शन के लिए अगर मुझे n निकालना है तो मैं इस स्लोप ऑफ द कर्व से चीजों को फाइंड आउट कर सकता हूं। इसको हम यहां पर 1 अपॉन mn प्लस भी लिख सकते हैं बेटा, तो उस केस में ये प्लस हो जाएगा। तो यहां पर फिर मुझे एक पॉजिटिव स्लोप मिलेगा जिसकी वैल्यू 0.0591 अपॉन n के बराबर होगी। तो ये हमने यहां पर नर्स इक्वेशन को पढ़ा ऑक्सीडेशन हाफ के लिए। अब अगर रिडक्शन हाफ लिखना है तो रिडक्शन हाफ किस तरीके से लिखा जाएगा उसको भी समझ लेते हैं। तो रिडक्शन के लिए हम एक दूसरा सेल ले रहे हैं जहां पर x n प्लस में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन करके x सॉलिड में परिवर्तित होता है। तो इस अभिक्रिया के लिए अगर ई सेल या नर्स इक्वेशन लिखी जाएगी तो ये होगा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट। अब देखिए यहां पर रिडक्शन हो रहा है तो मैं एक्स एन प्लस से x की वैल्यू को लिखूंगा माइनस 0.0591 अपॉन n log, now it will be 1 upon xn प्लस, राइट, क्योंकि ये सॉलिड है तो इसको हम यूनिटी मानते हैं। तो ये मेरे पास में ऑक्सीडेशन हाफ हुआ, ये मेरे पास में रिडक्शन हाफ हुआ। ये हुआ हमारे पास में
रिडक्शन हाफ, और ये अभिक्रिया हुई हमारे पास में ऑक्सीडेशन हाफ। अब अगर हम इन दोनों अभिक्रियाओं को एक साथ जोड़ के एक सेल बनाएं तो सेल कैसे बनेगा, सेल रिप्रेजेंटेशन बना लेते हैं पहले। तो ये वाला ऑक्सीडेशन पार्ट है, तो ऑक्सीडेशन है तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा जाएगा, तो M सॉलिड ऑक्सीडाइज होगा Mn+, ये ऑक्सीडेशन हुआ। रिडक्शन के लिए मेरे पास में Xn+ है, जो X सॉलिड में रिड्यूस हो रहा है, और इन दोनों हाफ सेल को हमने सॉल्ट ब्रिज से जोड़ा हुआ है, तो बीच में हम यहां पर सॉल्ट ब्रिज लगा देंगे। तो ये सेल का रिप्रेजेंटेशन हुआ। अब इस सेल के लिए अगर हमें नर्न्स इक्वेशन लिखनी है, अगर हम इस सेल के लिए ईएमएफ फाइंड आउट करते हैं तो वो हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो यहां पर ई सेल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन। यहां हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन, या हम इसको राइट हैंड साइड अपॉन लेफ्ट हैंड साइड भी लिख सकते हैं। देखिए ये चीज हमें यहां पे ध्यान रखनी है, अगर कभी मुझे सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है तो उस केस में मैं ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन लूंगा, और अगर मुझे कभी रिएक्शन दी हुई है तो उस केस में जो भी स्पीसीज राइट हैंड साइड में आएगी उनको ऊपर लिखा जाएगा, और जो स्पीसीज लेफ्ट हैंड साइड में आएगी उसको नीचे की साइड में लिखा जाता है। दोनों सेम चीजें हैं, आप इसमें कंफ्यूज ना हो, क्योंकि देखिए अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो यहां पर M सॉलिड Mn+ प्लस n इलेक्ट्रॉन में जाएगा, और अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को जोड़ के एक नई सेल इक्वेशन बनाता हूं, देखिए कैसे इक्वेशन बनेगी बेटा, हमारे पास में यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन की हुआ M सॉलिड था जो Mn+ प्लस n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में ऑक्सीडाइज हुआ, ये ऑक्सीडेशन हाफ है, और दूसरी हमारे पास में रिडक्शन हाफ है जिसमें Xn+ n इलेक्ट्रॉन को गेन करके X सॉलिड में परिवर्तित हुआ। तो अगर मैं यहां पर सेल रिएक्शन लिखूंगा तो इन दोनों को जोड़ देंगे, n इलेक्ट्रॉन से n इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, और मुझे यहां पर मिलेगा M सॉलिड प्लस Xn+ गिव्स Mn+ प्लस X सॉलिड। और अगर इस अभिक्रिया के लिए मैं रिएक्शन कोएफिशिएंट को लिखूंगा तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है। तो यहां पर रिएक्शन कोएफिशिएंट अगर Q लिखा जाएगा तो Mn+ अपॉन यहां पर आएगा Xn+। ये दोनों सॉलिड हैं तो इनको हम यूनिटी मान लेंगे, और ये इक्वेशन में या एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा। तो हम ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन लिख सकते हैं, या अगर कभी इक्वेशन दी हुई है तो हम वहां पर राइट हैंड साइड अपॉन लेफ्ट हैंड साइड भी लिख सकते हैं। तो इस सेल के लिए अगर मुझे नर्स इक्वेशन को लिखना है तो मैं लिखूंगा ई सेल, पहले ई नॉट सेल देख लें हम। ई नॉट सेल क्या हुआ बेटा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, ये ई नॉट सेल की वैल्यू आई। कब, जब मैं कैथोड और एनोड दोनों को कैसा लूंगा, एसआरपी लूंगा, यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की अगर मैं बात करूंगा तो एन की वैल्यू हमें यहां से कितना चेंज होगा उससे मैं फाइंड आउट कर सकता हूं, और जो भी कॉन्सेंट्रेशन मुझे दी हुई है उस कॉन्सेंट्रेशन को यूज करके मैं यहां पर ई नॉट
सेल या ई सेल की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकता हूं। तो यहां पर ई सेल होगा दैट इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड माइनस 0.05 n लॉग ऑक्सीडेशन है हमारे पास में Mn प्लस और यहां पर Xn प्लस। तो इस सेल के लिए अगर हमें कभी नर्स इक्वेशन को लिखना होगा तो हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो हमने ऑक्सीडेट हाफ सेल के लिए भी हम लिख सकते हैं और एक कंप्लीट सेल के लिए भी नर्स इक्वेशन को लिखा जा सकता है। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। हमें एक सेल दिया हुआ है X सॉलिड X2 प्लस, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 m और इस सेल को मैंने Y2 प्लस जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.01 m है और Y सॉलिड में वो रिड्यूस होता है। यहां पर X से X2 प्लस का जो E नॉट है वो मुझे दिया हुआ है प्लस 0.40 वोल्ट और Y से Y2 प्लस का जो E नॉट है ये मुझे दिया हुआ है प्लस 0.15 वोल्ट। तो हमें यहां पर इसका E सेल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। So we have to find the value of E cell. तो इसके लिए सबसे पहले हम E नॉट सेल की वैल्यू निकालेंगे। सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम इसको? सबसे पहले E नॉट सेल की वैल्यू निकलेगी। E नॉट सेल की वैल्यू हो जाएगी एनोड प्लस कैथोड यानी प्लस 0.40 प्लस माइनस 0.15। तो यहां से ये हमारे पास में आएगा प्लस 0.25 वोल्ट। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ ई नॉट सेल। ये हमें ई नॉट सेल की वैल्यू प्राप्त हुई। अब नर्स इक्वेशन अगर हम यहां पे लिखेंगे तो ई सेल हो जाएगा प्लस 0.25 माइनस 0.0591 अपॉन n। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन का। तो n की वैल्यू आ जाएगी 2 लॉग ऑक्सीडेशन 0.1 अपॉन रिडक्शन 0.01। तो इस तरीके से हम यहां पर E सेल की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट इज 0.1 अपॉन 0.01। इसका लॉग वैल्यू हम ले सकते हैं और हमें यहाँ पे कुछ चीजों का ध्यान रखना है लॉग के लिए। जैसे log 1 की वैल्यू कितनी होती है? 0। log 10 की वैल्यू हो जाएगी 1। log 100 हो जाएगा 2। इसी तरीके से log 10 to the power 3 को अगर हम देखें तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, बाकी कुछ log वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए और इनके एंटी लॉग हम कैसे निकालते हैं वो भी हमें आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल तो मिलते हैं लेकिन उसको देखने का तरीका वो हमें नहीं पता होता है। तो इसलिए आप कुछ लॉग की वैल्यूज को हमेशा ध्यान रखें और इसी से आप बाकी लॉग की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ लॉग वैल्यू हम यहाँ पे लिख रहे हैं और बाकी हम उन्हीं से ही फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा। एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा log 1, इसकी वैल्यू हुई 0। log 2 तो ये हो जाएगा 0.30।
log 3 0.48, एक्चुअली 3010 है तो आप 0.30 से भी हम यहां पर न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। log 4, ठीक है, log 5, आई एम टेलिंग यू वन थिंग कि हम इनको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। log 6, log 7 ये 0.84 होता है, इसको हमें ध्यान रखना है। log 8 हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। log 9 को भी मैं फाइंड आउट कर सकता हूं, और log 10 इसकी वैल्यू होती है 1। तो हमें सिर्फ 1, 2, 3 ये 3-4 वैल्यूज को ध्यान रखना है, बाकी log की वैल्यूज को हम इजीली यहां पर फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? इसके बाद में फिर नर्ड्स इक्वेशन पे इसका एप्लीकेशन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुझे कहा गया log a टू दी पावर x, तो अगर log a टू दी पावर x को मैं कभी सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास में आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन अगर हम देख रहे हैं तो ये हो जाएगा x log a। दूसरा फंक्शन जो हमें यहां पे ध्यान रखना है वो ये है log a इंटू b, इसको मैं लिख सकता हूं log a प्लस log b। और तीसरा फंक्शन जो मुझे यहां पे ध्यान रखना है वो है log a अपॉन b, इसको मैं लिख सकता हूं log a माइनस log b। तो ये 3 फंक्शंस सिर्फ मुझे ध्यान रखने हैं, और इन 3 फंक्शन को ध्यान में रख के मैं इन सब log की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकता हूं। सपोज मुझे log 4 की वैल्यू निकालनी है, log 4। देखिए log 4 को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं बेटा। हम ऐसे भी लिख सकते हैं log 2 इंटू 2, या मैं इसको लिख सकता हूं log 2 टू दी पावर 2। और log 2 टू दी पावर 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 log 2 लिख सकता हूं, और log 2 इंटू 2 को मैं log 2 प्लस log 2 लिख सकता हूं। तो यहां पर अगर मैं log 2 इंटू 2 को लिख रहा हूं तो ये हो जाएगा log 2 प्लस log 2, तो 0.30 प्लस 0.30, तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 0.60। तो log 4 की वैल्यू कितनी हो गई, 0.60। हम यहां से भी कर सकते हैं इसको। अगर मैं लिख रहा हूं log 2 टू दी पावर 2, तो ये कितना हो जाएगा, 2 log 2 हो जाएगा। तो यहां से भी अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो 0.60 ही आने वाला है। इसी तरीके से मैं log 8 को लिख सकता हूं। log 8 को हम log 2 टू दी पावर 3 लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 3 log 2, जिसको सॉल्व करने पर ये मेरे पास आएगा 0.90। सिमिलरली log 9 की वैल्यू को मैं log 3 की पावर 2 लिख सकता हूं, तो ये मेरे पास हो जाएगा 2 log 3, और इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास में आ जाएगा 0.96। log 6 को अगर हम देखें तो log 6 को मैं लिख सकता हूं log 2 इंटू 3, और log 2 इंटू 3 को हम लिख सकते हैं log 2 प्लस log 3। और log 2 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 0.30, और ये है 0.48, तो ये log 6 की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी यहां पर 0.78। इसी तरीके से अगर हमें log 5 लिखना है तो मैं इसको log 10 अपॉन 2 लिख सकता हूं, और log a अपॉन b क्या होता है,
log A माइनस log B, log 10 की वैल्यू 1 है, तो ये वैल्यू मेरे पास में आ जाएगी 0.70. तो दिस इज अ वेरी सिंपल वे टू डिटरमाइन द लॉग वैल्यूज. बहुत ज्यादा अगर कहीं पे कॉम्प्लेक्स वैल्यू होगी तो जनरली एग्जामिनर हमें उसकी वैल्यू को देता है, ठीक. बट जो सिंपल टर्म्स है उनको हम इस तरीके से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं. तो ये हमने पढ़ा यहाँ पर लॉग हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं. अब हम एंटी लॉग के बारे में भी यहाँ पे पढ़ेंगे, लेकिन वो हम थोड़ी देर बाद पढ़ते हैं. फिर से हम आ जाते हैं नर्न्स इक्वेशन. तो ये लॉग वैल्यूज आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है. अगर आपको याद नहीं है तो हम इस तरीके से यहाँ पर लॉग की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ये 3 फंक्शन मुझे याद रखने हैं. अगर मुझे ये 3 फंक्शन याद हैं तो मैं मैक्सिमम वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकता हूं. और क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला है तो इसको हमें याद रखना है कि हम किस तरीके से इनको फाइंड आउट कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि किसी सेल के लिए नर्न्स इक्वेशन को किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है. अब एक एग्जांपल हम देखते हैं कि अगर मेरे पास में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग अलग हो तो उसके लिए नर्न्स इक्वेशन को किस तरीके से लिखा जाता है. एग्जांपल देख लेते हैं. यहां पर लेट्स से हमने कहा हमारे पास एक X है जो X3+ में कन्वर्ट होता है जहां पर 0.1 m कॉन्सेंट्रेशन, और एक दूसरा Y3+ है जिसमें 0.1 m कॉन्सेंट्रेशन है और ये भी Y सॉलिड में ही कन्वर्ट होता है. तो अगर दोनों इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन एक जैसी है तो यहां पर E सेल E0 सेल के बराबर होता है. तो इस केस में concentration of both electrolyte solution is same. अगर ये सेम है तो हम लिख सकते हैं बेटा E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन 3 log 0.1 अपॉन 0.1. तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी log 1, और log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0. तो इस केस में E सेल बराबर हो जाएगा E0 सेल. तो पहली कंडीशन है कि अगर कहीं पर पोटेंशियल यानी स्टैंडर्ड पोटेंशियल और ईएमएफ दोनों एक जैसे होंगे तो वहां पर ई सेल E0 सेल के बराबर होता है. दूसरा एग्जांपल मैं यहां पे ले रहा हूं जहां पर दो अलग अलग इलेक्ट्रॉन चेंज को ऑब्जर्व किया जाता है. फॉर एग्जांपल X सॉलिड X3+ 0.1 m और यहां पर है Y2+ 0.1 m Y सॉलिड. तो पहले वाले केस में दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम है और दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो चेंज हुआ वो भी सेम है. इस केस में कॉन्सेंट्रेशन दोनों में सेम है लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ वो डिफरेंट है. तो यहां पर मैं एक और पॉइंट ऐड कर सकता हूं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज सेम एंड वैल्यू ऑफ n इज ऑल्सो सेम. भाई कॉन्सेंट्रेशन भी सेम है और n की वैल्यू भी सेम है तो उस केस में E सेल E0 सेल के बराबर हो जाएगा क्योंकि log 1 की वैल्यू 0 होती है. बट अगर कॉन्सेंट्रेशन सेम हो, अब इस केस में जो कॉन्सेंट्रेशन है ये सेम है
लेकिन जो n है वो डिफरेंट है। तो क्या इस केस में भी ई सेल ई नॉट सेल के बराबर होगा या कुछ और वैल्यूज हमें मिलने वाली है? तो अगर हम इसके लिए नर्स इक्वेशन लिखते हैं तो नर्स इक्वेशन यहां पे होगी ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन। सपोज यहां पर मुझे ई नॉट सेल गिवन है जो मेरे पास है यहां पर प्लस 0.60 वोल्ट, और मुझे ई सेल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ई सेल हमें यहां पे फाइंड आउट करना है बच्चे। तो ई नॉट सेल मुझे पता है, सॉल्यूशन अगर हम देखें तो ई नॉट सेल है प्लस 0.60 वोल्ट। दोनों की कॉन्सेंट्रेशन भी हमें गिवन है जो कितनी है 0.1 m है। अब पहला क्वेश्चन ये है कि n की कौन सी वैल्यू हम यहां पे यूज करने वाले हैं। क्या n की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 2 है, इन दोनों का कोई मैं डिफरेंस लूंगा 1, या इन दोनों को जोड़ दूंगा 3 + 2 5, या इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 × 2 6, या इन दोनों को डिवाइड कर देंगे 3/2। तो n की वैल्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर कभी भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है जिसमें n की वैल्यू डिफरेंट हो तो उस केस में हमेशा रिएक्शन को लिखें, उसको बैलेंस करें और उसके बाद ही नर्स इक्वेशन के द्वारा ई सेल की वैल्यू को फाइंड आउट करें। सबसे पहले यहां पर रिएक्शन लिख लेते हैं। तो x X3+ में ऑक्सीडाइज हो रहा है, यहां पर हुआ x X3+ में ऑक्सीडाइज हुआ तो यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। इधर Y2+ Y में रिड्यूस हो रहा है, तो जब Y2+ Y में रिड्यूस होगा तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। तो अगर मैं यहां पर सेल रिएक्शन लिखता हूं तो सेल रिएक्शन लिखने से पहले 11th क्लास में हमने पढ़ा है बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में कि अगर कभी भी रिडक्शन ऑक्सीडेशन को जोड़ा जाएगा रिडॉक्स रिएक्शन लिखने के लिए तो उससे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को सेम करना होता है, इक्वल करना होगा। तो हम क्या करें, इस ऊपर वाली को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पर मुझे फाइनल इक्वेशन मिलने वाली है। तो ये हो जाएगा मेरे पास में 2x सॉलिड प्लस 3y2 प्लस गिव्स 2x3 प्लस 3y सॉलिड, और n से n कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आया 6 इलेक्ट्रॉन। तो n की वैल्यू में क्या रखूंगा, यहां पे 6 रखूंगा। तो इसको अगर हम देखें तो ये हो जाएगा प्लस 0.60 माइनस 0.0591 अपॉन नाउ n बिकम 6 लॉग। ऑक्सीडेशन कितना है बेटा 0.1 और रिडक्शन कितना है 0.1, लेकिन ये अभी अधूरा है, ध्यान रखिएगा। अगर कभी भी इस तरीके से आएंगे तो बैलेंस करते हुए जो भी स्टोइचोमेट्रिक नियतांक या स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट इन स्पीसीज के सामने आते हैं उनको पावर में लिखा जाता है। ये लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन के सामने कितना आया 2 आया, तो ये हो जाएगा 0.1 की पावर 2। और यहां पर
रिडक्शन किसका हो रहा है, Y2 प्लस का हो रहा है। इसके सामने कितना स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट आया है, 3, तो ये चला जाएगा यहां, राइट। तो हम इस तरीके से अगर कभी इलेक्ट्रॉन चेंज में वेरिएशन आएगा तो उसके लिए नर्न्स इक्वेशन से ई सेल की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है तो उसमें एन की वैल्यू को वो चेंज कर देंगे, एन को 2 लिख के भी दे सकता है, 3 लिख के दे सकता है, या तो फिर 6 लिख के भी दे सकता है। अकॉर्डिंगली हमें यहां पर बैलेंस करते हुए जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा उसी को n कंसिडर करना है। तो ये हमने समझा कि अगर कभी नंबर ऑफ n वेरिएबल है तो उस केस में नर्न्स इक्वेशन किस तरीके से लिखी जा सकती है। अब इस नर्न्स इक्वेशन के कुछ और एप्लीकेशन है, उनको समझते हैं। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन है इसका कैलकुलेशन ऑफ पीएच। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ पीएच। हमने पढ़ा है कि हमारे पास में कुछ इलेक्ट्रोड ऐसी होती हैं जिनको हम मानक इलेक्ट्रोड मानते हैं या उनको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड माना जाता है, जिसमें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, कैलोमर इलेक्ट्रोड है, सिल्वर इलेक्ट्रोड है, जो हम पिछली क्लासेस में उनके बारे में पढ़ चुके हैं। तो किसी भी अननोन सेल का पोटेंशियल अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो उसके लिए मैं उस अननोन सेल को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या शी के साथ में जोड़ के देखता हूं और जो भी पोटेंशियल आएगा वो मैं अननोन के पोटेंशियल के बराबर रख सकता हूं। तो सपोज हमारे पास में H प्लस है, एक हम हाफ इक्वेशन ले रहे हैं, यहां पे 2H प्लस कर देते हैं और ये यहां पर H2 में चेंज होता है। तो इसका मतलब यहां पर H प्लस H2 में चेंज हुआ तो ये किसका केस हुआ, दिस इज अ केस ऑफ रिडक्शन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को यहां पर गेन करेगा। जो हाइड्रोजन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन H प्लस है और जो H2 है, ये जो गैस मिली, इसका कुछ प्रेशर हम लिख देते हैं P ATM। अब अगर इसके लिए हमें नर्न्स इक्वेशन को लिखना है तो वो नर्न्स इक्वेशन मैं किस तरीके से लिख सकता हूं और वहां से पीएच किस तरीके से फाइंड आउट हो सकता है। तो यहां पर ई सेल की वैल्यू आ जाएगी, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट, कहां पे, H प्लस जो किस में जा रहा है, H2 में गया, माइनस 0.0591 अपॉन n, इसकी वैल्यू कितनी है, 2, लॉग राइट हैंड साइड, क्योंकि ये रिएक्शन दी हुई है इसलिए हम राइट हैंड साइड अपॉन लेफ्ट हैंड साइड को यूज करेंगे। तो राइट हैंड साइड में क्या है, H2 है, तो मैं लिखूंगा प्रेशर ऑफ H2 और यहां पर हम लिख देंगे H आयन का स्क्वायर। ओके, और मुझे पता है जो हाइड्रोजन के लिए पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल, वो कितना होता है, 0 है। तो इसको अगर मैं किसी के साथ में कनेक्ट करके देखूं तो मैं वहां पर जज कर सकता हूं कि H आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, और अगर H आयन कॉन्सेंट्रेशन मुझे पता है तो मैं उस H आयन कॉन्सेंट्रेशन से pH की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहां पर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि Zn सॉलिड, Zn 2 प्लस, ओके, 0.1 m, और इधर हमारे पास है H प्लस H2
लेट्स से 2 ATM। अगर इस रिएक्शन के लिए मैं नर्स इक्वेशन लिखता हूं तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, कैसे लिखूंगा? अब हमें यहां पर दिया हुआ है बेटा, जो E0 सेल है, लेट्स से ये प्लस 0.20 वोल्ट है। इट्स एन आर्बिट्री वैल्यू आई एम टेकिंग, ओके। और अगर हम चाहे तो इसको हम x मान लेते हैं, x, और इसको हम मान लेते हैं x2 प्लस, ठीक। E0 सेल हमें कुछ दिया हुआ है प्लस 0.20 वोल्ट। तो अगर मैं यहां पर E सेल लिखूंगा, E सेल हो जाएगा प्लस 0.20 माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग, ठीक। अब हमें यहां पर देखना है, जब हम रिएक्शन लिखते हैं, देखिए रिएक्शन कैसे लिखी जाएगी बेटा, x किस में कन्वर्ट होगा, x2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन सॉलिड, और यहाँ पर 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये किस में चेंज हो जाएगा, यहाँ पर H2 गैस में। तो अगर हम इनको देखेंगे तो ये मेरे पास में आएगा x सॉलिड प्लस 2H प्लस गिव्स x2 प्लस प्लस H2, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। तो राइट हैंड साइड में कौन आया, x2 प्लस आया, लॉग x2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0.1 इनटू H2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 मैं लिखूंगा, जो कितना है यहाँ पर 2 ATM है, अपॉन H आयन का स्क्वायर। तो यहां पर अगर मुझे E सेल पता है तो मैं यहां से H आयन कॉन्सेंट्रेशन को फाइंड आउट कर सकता हूं। अब यहां पर H आयन को फाइंड आउट करने के लिए हमें इसका क्या लेना पड़ेगा, एंटी लॉग लेना पड़ेगा। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, यहाँ पे 2 हो जाएगी। PH2 को हम कितना लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 ATM लिख सकते हैं। तो अगर मुझे H आयन कॉन्सेंट्रेशन गिवन है तो मैं E सेल निकाल सकता हूं। अगर E सेल की वैल्यू मुझे गिवन है तो मैं यहां से H आयन कॉन्सेंट्रेशन को भी फाइंड आउट कर सकता हूं, जिससे हम pH की वैल्यू निकाल सकते हैं नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो इस तरीके से हम किसी भी सेल के लिए pH वैल्यू, E सेल, E0 सेल, इन सब का मान नर्स इक्वेशन से निकाल सकते हैं। तो ये इसका एक और एप्लीकेशन हुआ। अब हम समझते हैं कि अगर हमें नर्स इक्वेशन दी हुई है तो क्या उससे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी जो साम्य स्थिरांक है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारे पास में कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नेक्स्ट है कैलकुलेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसको मैं लिख रहा हूं K इक्विलिब्रियम। देखिए हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है कि अगर कभी भी इक्विलिब्रियम या साम्य स्थापित होता है तो वहां पर फ्री एनर्जी चेंज 0 होता है। तो हमारे पास यहां पर था डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी अपॉन, ये इसको हम सीधा सीधा उसी फॉर्म में लिख सकते हैं नर्स इक्वेशन की फॉर्म में, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग क्यू। तो ये हमारे पास में नर्स इक्वेशन हुई। अब अगर हम इक्विलिब्रियम पे बात करें, एट इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम पे ई सेल कितना हो जाता है, 0।
ये हमें ध्यान रखना है कि इक्विलिब्रियम पर ई सेल 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि इक्विलिब्रियम पे कोई भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा। इक्विलिब्रियम कब स्टैब्लिश होगा? जब सेल का जो पोटेंशियल है वो एक्सटर्नल पोटेंशियल के इक्वल हो जाए, तो उस टाइम पे देयर विल बी नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं है इसलिए ई सेल की वैल्यू 0 हम मान लेते हैं। और हमने ये भी पढ़ा है इक्विलिब्रियम पे जो Q है ये K इक्विलिब्रियम के बराबर हो जाता है। तो इसको हम देखें तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 0 इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log Q। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, NF ई नॉट सेल इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log Q। और NF ई नॉट सेल किसके बराबर था? डेल्टा G नॉट के बराबर था। ये हमने अभी पढ़ा था। डेल्टा G नॉट माइनस क्या था? NF ई नॉट सेल के बराबर था। तो मैं इसको डेल्टा G लिख सकता हूं। So I can write delta G naught is equal to minus 2.303 RT log K equilibrium। भाई Q की जगह पे मैं यहाँ पे K equilibrium लिख देता हूँ बेटा, क्योंकि हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। तो डेल्टा G नॉट की वैल्यू किसके बराबर हुई? माइनस 2.303 RT log K इक्विलिब्रियम। तो अगर मुझे डेल्टा G नॉट पता है, अगर मुझे स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज पता है, तो मैं यहां से K इक्विलिब्रियम की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकता हूं। और स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज किसके बराबर है? NF ई नॉट सेल के बराबर। या ई सेल किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा G के बराबर हो जाएगा। क्योंकि डेल्टा G 0 हो गया तो हम यहां से ई सेल पे इक्विलिब्रियम को 0 कर सकते हैं। अब इस डेल्टा G नॉट को एक तरीका तो ये है निकालने का, दूसरा तरीका क्या है? अगर हम थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग जाएं तो डेल्टा G नॉट होता है डेल्टा H नॉट माइनस T डेल्टा S नॉट। डेल्टा G नॉट किसके बराबर हुआ? डेल्टा H नॉट माइनस T डेल्टा S नॉट। तो अगर मुझे कोई रिएक्शन गिवन है तो उसके लिए मैं एंथैल्पी चेंज, एंट्रोपी चेंज, टेम्परेचर, क्योंकि स्टैंडर्ड है तो T को मैं मान लूंगा 298। अगर स्टैंडर्ड नहीं है तो जो भी टेम्परेचर मुझे दिया होगा उस टेम्परेचर को मैं T मान के यहां पर डेल्टा G नॉट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकता हूं, और डेल्टा G नॉट की वैल्यू को यहां पे रख के मैं K इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट कर सकता हूं। तो यहां पर अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये log K इक्विलिब्रियम आ जाएगा डेल्टा G नॉट अपॉन 2.303 RT नेगेटिव। ध्यान रखिएगा ये वाली जो वैल्यू है ये log K इक्विलिब्रियम की वैल्यू, हमें निकालना है K इक्विलिब्रियम। तो K इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? इन दिस केस this K equilibrium is equal to 10 to the power minus delta G naught upon 2.303 RT। तो हम इस 10 टू दी पावर को सॉल्व कर सकते हैं, और 10 टू दी पावर को सॉल्व करके मैं यहां पर K इक्विलिब्रियम की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकता हूं। यानी मुझे बेसिकली क्या करना है, यहां पर इस वैल्यू का एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग लेने का तरीका बहुत सिंपल सा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कहा जाए K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 2. लेट्स से 69, हमें कहा गया है 10 टू दी पावर 2.69, और मुझे ये सॉल्व करना है। तरीका क्या है बेटा, जो डेसिमल से पहले वाला नंबर है इसको पावर टर्म मानते हैं, ये पावर टर्म है, और डेसिमल के बाद वाला
जो डिजिट्स हैं इनको हम लॉग वैल्यू या लॉग टर्म मानते हैं। तो जो पावर टर्म है उसको हम एज इट इज लिख लें, तो ये हो जाएगा कि इक्विलिब्रियम की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है 10 टू द पावर 2 इंटू 0.69। तो अगर मैं ब्लॉक टेबल के अकॉर्डिंग जाऊं तो 0.69 वैल्यू किसके बराबर आ रही थी? अगर आप थोड़ा सा ध्यान करें तो log 5 की वैल्यू जो थी वो 0.70 थी। 0.69 में तो मैं इसको लिख सकता हूं, इट विल बी 5 इंटू 10 टू दी पावर 2। तो ये मेरे पास अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा यहां पर 500। ओके, तो इस तरीके से हम यहां पर अप्रोक्सीमेटली वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नॉट कि ऐसा हो सकता है कि ये वैल्यू बहुत एक्चुअल वैल्यू ना आए, बट ये बहुत क्लोजेस्ट वैल्यू मैं ऐसे फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो पावर से जो भी डेसिमल से पहले वाली टर्म है ये पावर में चली जाएगी और ये वाली टर्म को हम इसकी लॉग वैल्यू में यहाँ पे लिख सकते हैं। तो 10 टू दी पावर 2.69 को अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 2.69 log 5 की वैल्यू होती है, तो 5 इंटू 10 टू दी पावर 2 यानी 500 के आसपास इसका आंसर आने वाला है। लेकिन अगर यही वैल्यू मेरे पास नेगेटिव में आ जाए, जैसे हमने लिखा कि इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 10 टू दी पावर -2.69, तो अगर 10 टू दी पावर माइनस में कुछ आएगा तो लॉग वैल्यू सॉल्व करने का तरीका क्या है कि फिर से वही ये वाली पावर टर्म है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि अब इस पावर को मैं एक बढ़ा के लिखने वाला हूं। तो ये -2 है तो मैं इसको 10 टू दी पावर -3 करूंगा। तो हम यहां पर पावर को एक बढ़ा कर लिखेंगे, तो -2 इसको मैं कर देता हूं -3। और जो डेसिमल के बाद वाले डिजिट हैं उससे मैं लॉग टर्म को फाइंड आउट करूंगा, लेकिन अब यहां पर तरीका थोड़ा सा अलग है। लॉग टर्म के लिए मैं क्या करूंगा, इसको 1 में से माइनस कर दूंगा बेटा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.31, 0.69 माइनस 0.31। अब 0.31 किसकी लॉग वैल्यू के कॉरेस्पॉन्ड है वो वैल्यू मुझे लिखनी है। तो log 2 कितना होता है 0.30, तो ये मुझे कुछ 2 इंटू 10 टू दी पावर -3 के अप्रोक्सीमेट मिलने वाला है। तो दिस इज अ वेरी सिंपल वे टू डिटरमाइन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंटीलॉग विदाउट यूजिंग लॉग टेबल और एंटीलॉग टेबल। तो बहुत सिंपल सा तरीका है जिससे हम कर सकते हैं। पॉजिटिव वैल्यू है तो ये पॉइंट से पहले वाली टर्म, डेसिमल से पहले वाली पावर और इसकी लॉग टर्म। अब अगर यही माइनस में है तो जो भी डेसिमल से पहले लिखा होगा उसमें एक बढ़ा के लिख देंगे, और लॉग टर्म के लिए इस डिजिट को 1 में से माइनस करेंगे और जिसके भी कॉरेस्पॉन्डिंग वो होगा उसकी लॉग वैल्यू मैं यहां पे लिख दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहां पर लॉग और एंटी लॉग को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। वी हैव 2 मिनट्स हार्डली। So I hope there is no question at all. So thank you all of you. Have a nice day.